स्वागत है सभी लोगों का 2025 की एक और नई इसेकाई रीइंकार्नेटेड एनीमे के अंदर। इस कहानी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही चल बसता है। पर जैसे उसकी आंख खुलती है वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब एक ऐसे दुनिया में आ चुका है जो कि उसी गेम की तरह दिखती है जिसे वो खेला करता था हॉस्पिटल के अंदर। वहीं हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस दुनिया के अंदर काफी ओवर पावर्ड है। सो या गाइस, ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। तो चलो फिर एपिसोड 1 को अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। वो कुछ कर नहीं सकता है, ना ही वो यहाँ से बाहर जा सकता है। इसलिए अब टाइम पास करने के लिए वो एक ऐसा गेम खेल रहा होता है जो कि फैंटेसी बेस होता है। ये गेम हमारे मेन कैरेक्टर टाकुटो ईरा का फेवरेट गेम है। ईरा अब गेम खेल ही रहा होता है पर तभी अचानक से वो मर जाता है। अगले सीन में ईरा अब फील करता है कि वो तो कहीं और ही जा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह एक जंगल होती है। इसके बाद ईरा देखता है कि वो तो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। वो अब सांस लेता है और कहता है कि यहाँ के जो एयर है वो तो काफी फ्रेश है। तभी ईरा के सामने अब एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर ईरा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अब उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि क्या तुम आतो हो। जिस पर आतो भी कहती है कि हाँ किंग, आपने सही कहा। इसके बाद ईरा कहता है कि जब मैं बीमार था तब मैं इस गेम को खेला करता था जिसका नाम एटर्नल नेशंस था। ये गेम एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में बेस्ड था और ये एक स्ट्रेटेजी गेम हुआ करता था। वो कहता है कि ये गेम मेरा फेवरेट था और इस गेम की मेरी जो फेवरेट कैरेक्टर थी वो आतो थी। ईरा अब सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, ये मुझे किंग बुला रही है, कहीं से लग रहा है कि मैं माइनोग्रा का राजा हूँ। ईरा अब यही सोचकर काफी घबरा रहा होता है पर तभी आतो कहती है कि घबराओ मत, आप वही पर्सन हो जिसने गेम की नाइटमेयर डिफिकल्टी को क्लियर किया था। जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि गेम के अंदर नाइटमेयर जो डिफिकल्टी होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली डिफिकल्टी होती है, यानी अगर तुम लोग को एक हमला भी लगेगा तो भी तुम मर सकते हो। आतो अब उसे कहने लगती है कि आपने इस डिफिकल्टी को ऐसे सिविलाइजेशन का यूज करके कंप्लीट किया जो कि काफी डिफिकल्ट होती है हैंडल करने के लिए। उस सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ऑफ रूइन कहते हैं। शॉर्ट में कहे तो माइनोग्रा। आप लेजेंडरी प्लेयर हो जिसकी रैंकिंग टॉप पर है। ये सुनकर अब ईरा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो कहने लगती है कि मुझे सब कुछ याद है, मुझे हर एक वो शब्द याद है जो कि आप मुझसे कहा करते थे कि किस तरीके से हम लोग कितनी बार दुनिया पर कब्जा करेंगे। मुझे सब कुछ याद है कि किस तरीके से हमने गेम को कितनी बार खत्म किया है। तो आप चिंता मत करो किंग, मैं आपको जानती हूँ। ये सुनकर ईरा कहता है कि तुम्हें तो ही मैं गेम में यूज किया करता था अपने प्ले स्टाइल के तौर पर। ऐसे इसलिए क्योंकि मैं होप करता था कि मैं एक दिन तुम्हारी तरह ही ताकतवर बनूं। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली में तुमसे बात कर पा रहा हूँ। ऐसा बोलकर ईरा थोड़े से इमोशनल हो जाता है जिस पर आतो से कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी काफी खुशी हो रही है आपसे बात करके। इसके बाद ईरा उससे पूछता है कि क्या ये हेवन है, क्या तुमने मुझे यहाँ समन किया है। जिस पर वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर अचानक से आई हूँ, मैं श्योर हूँ कि ये हेवन तो नहीं है। सही बताऊँ तो ये दुनिया एटर्नल नेशन की दुनिया जैसी ही लग रही है। शायद ये एक मिरेकल है पर कोई बात नहीं किंग, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे इस तरीके से मिल पाई। वो अब ईरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हम लोग अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें एक साथ। ये सुनकर ईरा शौक हो जाता है। वहीं आतो से कहने लगती है कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी दुनिया में हैं। क्या ये एटर्नल नेशन की ही दुनिया है या फिर ये वो दुनिया है जहाँ से आप आए हो। पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये एक दूसरी दुनिया है, पर जैसा हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, यानी कि चलो एक साथ हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और सिर्फ मेरे और आपके लिए एक किंगडम बनाते हैं। ये सुनकर ईरा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है और आखिर मैं हूँ कहाँ पर अगर मैं आतो के साथ हूँ तो शायद फिर से शुरू किया जा सकता है चीजों को। चलो वैसे ही वाले खुशहाल वाले दिन इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं। आतो अब उसे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम हमारे सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं, एक ऐसा किंगडम बनाते हैं जो कि तुम्हारे और मेरे लिए हो। ये सुनकर आतो काफी खुश हो जाती है और वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है। वो अब कहती है कि मैं आतो हूँ, मैं एक ऐसे स्लज की बेटी हूँ जो स्लज पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आज से मेरी बॉडी, दिमाग सब कुछ आपका है। ये सुनकर ईरा कहता है कि असलियत में ये सुनना कितना एम्बेरेसिंग लगता है। जिस पर आतो भी कहती है हाँ। ये सुनने के बाद ईरा कहता है कि चलो चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी एक लौती सबॉर्डिनेट हो और मेरी राइट हैंड वुमेन हो। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इवल होगी और डोमेस्टिक अफेयर में हम लोग काफी स्पेशलाइज रहेंगे। तुम्हें पता ही है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आतो कहती है हाँ। जिस पर ईरा भी कहता है कि हाँ, हम लोग शट-इन्स रहेंगे, यानी कि कोने में ही रहेंगे छुप के। जिस पर वो दोनों ही कहते हैं हाँ। अगले सीन में ईरा अब एक स्काउट को वहाँ पे बुला लेता है और अब वो स्काउट एक काफी ज्यादा अगली क्रिएचर होता है जिसे देखकर ईरा कहता है कि भले ही ये डिस्गस्टिंग है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं तो हम लोग इसका यूज करके इन्फॉर्मेशन पता करेंगे, इससे हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ईरा उस कीड़े से कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ जाकर एरिया को चेक करो। तो वो कीड़ा भी मान जाता है और वो काफी तेजी से वहाँ से चला जाता है।
वहीं ईरा कहने लगता है कि मैं इस कीड़े के साथ अपने विजन को भी शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल गेम की तरह। पर ऐसा करने में मेरा 100 माना लग गया, मेरे पास अब 100 माना ही बचा है, और अगर हमें अपना बेस बनाना है तो उसे बनाने में मेरा 20 माना लगेगा। ये सुनकर आतो कहती है कि माना तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे ही। तो ईरा कहता है कि सच बताऊं तो मैं एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए लड़ाई करे, पर इतने माना में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो सुनकर आतो कहती है कि आप चिंता मत करो, अगर लड़ने की बात आएगी तो मैं लड़ लूंगी। ऐसा बोलकर वो कहती है कि काश मैं ऐसा कह पाती। ईरा अब कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जो हीरो की यूनिट होती है और आतो वो टाइम के साथ ही ताकतवर बनती है, पर तुम्हारा अभी का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 3 है। इसका मतलब है कि जो हमारे किंगडम माइनोग्रा है उसके लिए काफी रिस्की जगह है अभी। अगर हमारे सामने कोई पावरफुल एनिमी आ भी गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। डिफिकल्टी तो सही में काफी हाई है। वो अब उदास हो जाता है, जो देखकर आतो कहती है कि दुखी मत हो। अगले सीन में ईरा अब उसे कीड़े की विजन को देख रहा होता है। वो आतो को बताता है कि ये कीड़ा पूरे फॉरेस्ट में जा चुका है, पर अभी तक मुझे कोई भी जानवर या फिर मॉन्स्टर नहीं मिला। ये सुनकर वो कहती है कि ये जगह तो छिपने के लिए बिल्कुल अच्छी है, पर ये बात काफी अजीब है कि इस फॉरेस्ट में कोई जानवर नहीं है। वहीं ईरा कहता है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है फॉरेस्ट के अंदर। एक काम करता हूँ, थोड़ा देर और स्कैनिंग करता हूँ। ये सुनकर अब आतो से कहती है कि माफ करना, मैं आपके ज्यादा काम नहीं आ पा रही। जो सुनकर ईरा कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात तो ये है कि तुम मेरे साथ हो, इतना ही मुझे चाहिए। ये सुनकर आतो शर्मा जाती है और वो उसके पास आकर उसका शुक्रिया करती है। वहीं ईरा अब आतो को थोड़ा सा करीब से देखता है और कहता है कि गेम में तो ये मैं कह नहीं सकता था, पर अब सामने सामने देखकर पता लग रहा है कि आतो की पर्सनैलिटी है कैसी। तभी अचानक से ईरा को अब उस कीड़े की विजन से डार्क एल्फ की कम्युनिटी दिखती है, जो कि उनकी जगह से ज्यादा दूर नहीं है। ईरा अब देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे एल्फ जो हैं वो सभी इकट्ठा हो रखे हैं। आतो अब कहती है कि अगर यहाँ पर एल्फ है तो सही में ये एक फैंटेसी दुनिया है। जो डार्क एल्फ होते हैं वो हल्के से ही ईवल होते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। ये सुनकर ईरा कहता है कि क्या ये सही में एटर्नल नेशन की ही दुनिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक और सिविलाइजेशन की सेटलमेंट है तो ये हमारे लिए बुरा है। मैं नहीं चाहता था कि वॉर हो, इसलिए तो मैं शुरू से छिपना चाह रहा था। जिस पर आतो भी कहती है हाँ, हमारे नेबर्स ही दूसरी सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो कि एक खतरे वाली बात है। अगर खतरा आ भी जाएगा तो चलो एक साथ भाग जाएंगे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, क्योंकि मेरे किंगडम में शांति होनी चाहिए। तो आतो भी कहती है हाँ, वॉर करना सही नहीं रहता है। जिस पर ईरा कहता है हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग डार्क एल्फ पर थोड़ी नजर रखेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे सराउंडिंग की, पर अगर हमारा लक बेकार हुआ तो हम यहाँ से काफी दूर भाग जाएंगे। उनका तो अब यही प्लान होता है, पर अब अचानक से यहाँ पर डार्क एल्फ का ही ग्रुप आ जाता है। डार्क एल्फ भी उन लोगों को देखकर काफी घबरा जाते हैं और ईरा और आतो भी उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये डार्क एल्फ का ग्रुप इसी तरफ आ रहा था। इनका जो ग्रुप का हेड है उसका नाम जिया है। वहीं पर उसके साथी कहते हैं कि चलो इस फॉरेस्ट से भाग जाते हैं। जिस पर जिया कहता है कि ऐसे करके क्या ही हो जाएगा, वैसे भी हमें हमारे एरिया से ही भगा दिया गया, हमारे पास कहीं भी जाने की भी जगह नहीं बची है, बिल्कुल खाना भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो जितने भी बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इस फॉरेस्ट में कम से कम थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स मिल तो जाती हैं, थोड़ा सा और खोजेंगे तो जरूर खाना भी मिल जाएगा। वहीं पर उसके साथ ही कहती है कि यहाँ से जो आगे वाली जगह है उसको अकर्स्ड लैंड कहते हैं। कहा जाता है कि उस जगह के अंदर किसी इवल चीज को सील करके रखा गया है। इस बात पर जिया विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि अगर कोई इतनी बुरी चीज होती तो यहाँ पर इस तरीके से पेड़ वगैरह नहीं उग रहे होते। हार नहीं मानते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ। सभी लोग अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वहीं पर जिया अपने मन में कहता है कि सही बताऊं तो ये फॉरेस्ट सही में डरावना है। अगर कोई बुरी चीज एग्जिस्ट करती भी है तो भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर ही जान बची है, तो हमें लोगों को खाना ढूंढना पड़ेगा। वो अब जैसे आगे आता है उसे अब ईरा की खतरनाक प्रेजेंस फील हो जाती है। वो तो ईरा को अच्छे से देख भी नहीं पाया था, उसे तो बस वो एक एंटिटी दिखाई दे रहा था। जिया अब ईरा को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा ईवल है, मुझे सावधान रहना होगा। अगर मैंने एक भी गलत एक्शन लिया तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर उनके सामने बैठ जाते हैं। जिया अब उनसे कहता है कि मैं मजारम क्लैन का डार्क एल्फ हूँ, मेरा नाम जिया है और मैं एक हेड वॉरियर हूँ। वो ईरा से कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, माफ करना मैं आपके बिना परमिशन के आपके फॉरेस्ट में आ गया। ये सुनकर आतो भी कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसे आना चाहिए किसे नहीं। अब ये बताओ कि आखिरकार किस कारण से तुम्हें इस एरिया में आना पड़ा। तो जिया कहता है कि मेरा जो क्लैन है मजारम क्लैन, जो कि डार्क एल्फ का है, हम पहले डोरागिया के बीच वाले लैंड्स में रहा करते थे। वो अब सारी बातें बता ही रहा होता है, जो देखकर आतो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि चुपचाप से शॉर्ट में बताओ। ये सुनकर अब जिया घबरा जाता है। वो कहता है कि हम लोग को हमारे ही लैंड से निकाल दिया गया, हमारे पास जाने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है,
ये सुनने के बाद ईरा अब उससे कहता है कि तुम तो भूख की वजह से काफी कमजोर लग रहे हो। तो जिया कहता है कि हम लोग को मारा जा रहा था, इस वजह से हम लोग भाग गए, और क्योंकि हमारे पीछे लोग पड़े हुए थे हम लोग ज्यादा खाना अपने साथ लेकर नहीं आए और सारा खाना खत्म हो गया और अब काफी दिनों से हमने खाना नहीं खाया है। जिया अब याद करने लगता है कि किस तरीके से उसके क्लैन के साथ कितना बुरा बिहेव किया गया। वो अब कहने लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से हमें ऐसी हालत मिली। हम तो बस शांति वाली जगह चाहते थे, क्या ऐसा सोचना एक गुनाह है? तभी ईरा उसके सामने काफी सारे सेब फेंक देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? इन्हें एप्पल्स कहते हैं। जिस पर जिया कहता है कि आज तक मैंने जितने फ्रूट्स देखे उनमें से मैंने ये कभी नहीं देखा। जिया अब सोचता है कि क्या मैं इसे यहाँ पर खा लूं, पर बाकी के लोग भूखे हैं, उनका क्या होगा? वो हिचकिचा रहा होता है, पर उसके बाकी साथी तो सेब खा लेते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल का है। ये सुनकर ईरा कहता है कि मेरे पास और भी फल है। ऐसा बोलने के बाद वो उन फल्स को जिया के सामने फेंक देता है, पर जिया उन्हें अब भी खा नहीं रहा होता है, जो देखकर आ तो गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या हुआ, मेरे किंग तुम्हें ये ऑफर कर रहे हैं और तुम इन्हें नहीं खाओगे? ये सुनकर जिया अब अपना सर नीचे झुका लेता है। वो कहता है कि मेरे क्लैन के और भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस लैंड में आए हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं जो कि काफी भूखे हैं, उन लोगों ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। आपने ये जो फ्रूट दिए हैं ये काफी कमाल के हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह इन फ्रूट्स को मैं उन बच्चों को खिलाऊं, इसलिए प्लीज मदद करो। ये सुनने के बाद ईरा को उस पर रहम आ जाता है और अब वो उनको फ्रूट के साथ साथ काफी सारी वेजिटेबल्स भी दे देता है। ये देखकर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी है। वहीं ईरा उन लोगों को काफी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट दे देता है, जो देखकर तो अब आतो भी हैरान हो जाती है। ईरा अब उन लोगों से कहता है कि ये सारे फल तुम्हारे हैं, जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। वहीं जिया अब ईरा से कहता है कि आखिरकार आप हो कौन? तो ईरा बताता नहीं है, वो कहता है कि ये तुम्हारे हैं। अगले सीन में हमें अब बाकी के डार्क एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं भूख की वजह से। इतने में ही जिया और उसके बाकी साथी अब खाना लेकर आ जाते हैं। अगले सीन में वो लोग अब खाने को तैयार करते हैं और खाने को खाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने काफी समय से खाना नहीं खाया था। उन सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और मन में खुशी होती है। तभी एक लड़की जिया से कहती है कि आखिर तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला? तो जिया उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे तो बस ये ऐसे ही मिल गया। वो अब उसे ईरा के बारे में तो बताता ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्फ अब पेट भर कर खाना खाकर सो जाते हैं, पर तभी जिया अकेले बैठा था। तभी उसके सामने एल्डर मोल्टर आ जाता है। हम इसे दादाजी बुलाएंगे, ओके? दादाजी अब जिया से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया, जो फ्रूट्स तुम अपने साथ लेकर आए थे वो काफी कमाल के थे। मैं काफी ज्यादा लंबे सालों तक जिया हूँ, पर ऐसे फ्रूट्स मैंने कभी नहीं देखे थे। जिस पर जिया भी कहता है हाँ, ये मेरा पहली बार है जब मुझे पता चला कि ऐसे फल भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिया अब थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या? तो जिया उसे बताता है कि फॉरेस्ट की गहराई में मुझे एक लेजेंडरी बंदा मिला, उसके बारे में मैंने कहानी में पढ़ा था, शायद से वो जो बीइंग है वो अकर्स लैंड के अंदर सील हो रखा था। ये सुनकर दादाजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम रूइंस के राजा से मिले हो? तो जिया कहता है कि क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो दादाजी भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ पुरानी बुक्स में पढ़ा तो था कि जब दुनिया का अंत होने वाला होगा तो एक किंग ऑफ रूइन आएगा और वो राजा आकर दुनिया को पूरा ही खत्म कर देगा, जिससे कि दुनिया की नई शुरुआत होए। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। क्या उसने अपना नाम बताया? जिस पर जिया कहता है नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तो दादाजी कहते हैं कि क्या तुमने उससे बात भी करी थी? जिस पर जिया कहते हैं नहीं, मुझे लगता कि हम उसकी बातें समझ सकते हैं। पर उसके साथ एक यंग लड़की थी जो कि उसे सर्व कर रही थी, वही हम लोग को उस किंग के बातें बता रही थी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जिस पर्सन से तुम मिले हो वो रूइंस का राजा है भी या नहीं, पर ये बात तो क्लियर है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है। खाना खाने के बाद अब मेरा माना रिकवर हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये फॉरेस्ट सही में एबनॉर्मल है। उस बंदे ने तुम्हें खाना दिया, क्या उसके बदले में तुमने उसे कुछ दिया? इस पर जिया कहते हैं नहीं। तो अब दादाजी कहते हैं कि आखिर एक ईवल पर्सन तुम्हें फ्री में खाना क्यों देगा और बदले में कुछ भी नहीं मांगेगा? तो जिया कहता है कि मैंने बस उसे समझाया कि हम लोग कितनी बुरी सिचुएशन में हैं और उसने हमारी मदद करी। जिस पर दादाजी कहते हैं कि आखिर रूइंस का राजा ऐसा करेगा ही क्यों? तो जिया कहते हैं आशीर्वाद के तौर पर उसे हमारी सिचुएशन देखकर सिंपैथी आ गई हम पर और उसने हमारी मदद करी। ये सुनकर दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उसे आशीर्वाद कहते हो? कहीं उसने तुम्हें मैनिपुलेट तो नहीं कर लिया? जिस पर जिया कहता है कि नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि तो तुमने ऐसे क्यों कहा कि उसने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया? इस बात को उस पर्सन से कहा जाता है जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिया भी कहते हैं कि आप पागल हो क्या? उसके आशीर्वाद की वजह से तो हमारी मदद हुई है, हम मर रहे थे पर बच गए, इसलिए हम लोग उसे रिस्पेक्ट तो देंगे ही। तो दादाजी कहते हैं कि लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ईवल पर्सन की बात कर रहे हैं। ये सुनकर जिया कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था उस समय पर? तो दादाजी कहते हैं कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। दादाजी अब उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ करना, वैसे तुमने सही में काफी अच्छा काम किया। उस राजा से मैं नेगोशिएशन करूंगा डार्क एल्फ का लीडर होने के नाते। मुझे जीते हुए 2 सेंचुरीज हो गई है, मैं कुछ न कुछ तो करूंगा ही। मुझे नहीं पता कि हमारे वो दिन कब
तब आएंगे जब हम लोग शांति से सोएंगे। अगले सीन में आतो को दिखाया जाता है जो कि ईरा से काफी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि आखिर आपने इस तरीके से अपना माना क्यों वेस्ट किया। तो ईरा कहती है कि मुझे उन लोगों की चिंता होने लग गई थी। जो सुनकर आतो कहती है कि इतना करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, हमने अपना किंगडम बस अभी शुरू ही किया है, हमें नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है। ऐसा बोलकर वो गाल फुलाकर खड़ी हो जाती है। जो देखकर आतो से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से सतर्क रहूंगा, प्लीज गुस्सा मत हो। पर अब उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता है। जो देखकर ईरा उसे कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर गुस्सा होना बंद करो। ये सुनकर आतो कहती है कि कुछ भी मांगना तो सही नहीं रहेगा, कुछ भी मांगूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ईरा कहते नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर आतो अब फिर से शर्मा जाती है। वो उसे कहती है कि माफ करना, मैं आप पर इस तरीके से गुस्सा हुई, आप राजा हो, वो आपका ही डिसीजन था, आपको जो करना है आप कर सकते हो, और आगे से जो कमांड आप मुझे दोगे मैं वो उसे पूरा करूंगी। तो ईरा कहता है कि मैं उन डार्क एल्फ से बात नहीं कर पा रहा था, मैं तुमसे तो बात कर पाता हूँ पर मैं बाकी सभी लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। ऐसा बोलकर अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो देखकर अब आतो उसे शांत कराने लगती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं जहां दादाजी अब जिया से कहते हैं कि क्या तुम किंग के पास जाने के लिए फिर से तैयार हो। यहाँ पर दादाजी किंग ईरा को बुला रहे हैं। वहीं जिया कहते हैं हाँ, मैं उनसे मिलने के लिए दोबारा जा रहा हूँ। वहीं दादाजी कहते हैं कि किंग ने ऑलरेडी हमारी मदद कर दी है, मुझे नहीं पता कि वो बदले में हमसे क्या मांगने वाले हैं। तो जिया कहता है कि वो कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो, वो एक ईवल पर्सन है, ईवल पर्सन किसी की मदद अपने फायदे के लिए ही करेगा। वैसे सच बात है कि हमें किंग की मदद चाहिए सरवाइव करने के लिए। जिस पर जिया कहता है कि आप सही कह रहे हो, भले अगर हम लोग इस फॉरेस्ट से बाहर भी निकल जाएं तब भी हमारी हालत बहुत बेकार हो जाएगी क्योंकि हमें कुछ खाने का नहीं मिलेगा और हम सभी मर जाएंगे। जिस पर दादाजी भी कहते हैं हाँ, हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट से इस जगह पर आए हैं, एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है किंग से मदद मांगने का। हम उनके पास चलते हैं, हमारे लोगों की जान हमारे हाथों में है। ऐसा बोलकर अब वो ईरा से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं पर वो जो कीड़ा था वो भी इन लोगों को देख रहा था, जिसके बाद अब वो आकर ईरा को भी सारी बातें बता देता है। ईरा भी समझ जाता है और अब वो आतो से कहता है कि डार्क एल्फ आ रहे हैं। वहीं ईरा कहने लगता है कि आसपास के एरिया के अंदर अगर ऐसे लोग रहेंगे जिनकी कल्चर्स और आइडियोलॉजी अलग अलग है तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पिछली बार मैं उन लोगों से अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर पाया था, मैं होप करता हूँ कि इस बार मैं उन लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। ये सुनकर आतो कहती है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो नेगोशिएशन उनके साथ मैं कर लूंगी, इससे हम लोग ये भी शो ऑफ कर पाएंगे कि आप एक किंग हो। तो ईरा कहता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा। तो वो कहती हाँ, अगर आपको कुछ भी और कहना हो तो बस मुझे बता देना। इसके बाद अब जिया और दादाजी ईरा से मिलने के लिए आ जाते हैं। दादाजी अब ईरा से कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डार्क एल्फ का एल्डर हूँ, मेरा नाम मोल्टार है। उसे देखकर आतो कहती है कि तुम तो अच्छे से बाव होकर रिस्पेक्ट दे रहे हो, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तो मोल्टार कहते हैं हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ उस खाने के लिए जो कि आपने हमें दिया। क्या मैं राजा का नाम जान सकता हूँ। तो ईरा भी अब आतो से कहता है कि हाँ, तुम इसे मेरा नाम बता दो। तो अब आतो भी उसे बता देती है कि इनका नाम है ईरा टाकुटो, ये रूलर ऑफ रुइंस है, यानी कि रुइंस के राजा, इन्हें किंग कहकर ही बुलाना। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। वहीं पर आतो कहती है कि मेरा नाम आतो है, मुझे भी अच्छे से रिस्पेक्ट से बुलाना। जिस पर वो लोग भी अब कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं वो आपका नाम अच्छे से याद रखेंगे। आतो अब उन लोगों से कहती है कि तुम और खाना लेने के लिए आए हो ना, लेकर अब उसे चले जाओ। जिस पर अब मोल्टार कहते हैं कि वो तो हम कर लेंगे, पर आपने हमारी मदद करी है, उसके लिए हम आपको रीपे कैसे करें। जिस पर आतो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, और वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग इतने केपेबल हो कि तुम मेरे राजा को सेटिस्फाई कर सको उन्हें रीपे करके, तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है। ये सुनने के बाद अब दादाजी यानी कि मोल्टार थोड़े बहुत सस्पिशियस होने लगते हैं। जो देखकर अब आतो कहती है कि तुम आखिरकार इस तरीके का एक्शन क्यों कर रहे हो। ये देखकर अब ईरा भी सोचता है कि चीजें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है जो हो रही हैं। वो अब आतो को कुछ कहता है लेकिन कान में। वहीं अब आतो कहती है कि जिया और दादाजी को दोनों को नेगोशिएशन नहीं करना आता है, अगर हम इन्हें अकेले छोड़ देंगे तो ये हमारे रास्ते के बीच में आएंगे, हमें इन्हें एक ही बारी में खत्म कर देना चाहिए। तो ईरा कहता है नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाएं जिससे दोनों साइड का ही फायदा हो। अगर इन लोग का शक होता है कि हम लोग इन्हें खाना फ्री में क्यों देते हैं, तो बदले में हम लोग इनसे एक प्राइस लेंगे जिस पे ये सेटिस्फाई रहे। ये सुनकर आतो भी अब उन लोगों से बताती है कि खुश हो जाओ, मेरे राजा तुम्हारी मदद करेंगे पर बदले में तुम लोगों की ऑफरिंग भी लेंगे। ये सुनकर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। वहीं ये देखकर अब ईरा सोचता है कि ये दादाजी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसे पता है कि हम लोग बुरे पर्सन है, इसलिए इसे हम पर शक हो रहा है। इस बात को ईरा आतो को भी अब टेलीपैथी
टेलीपैथी के जरिए बताता है, जो सुनकर आतो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोग को क्या लगा था कि मेरे राजा तुम लोग का फायदा उठाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, जिसके बाद अब आतो कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर बदले में इन लोगों से लिया क्या जाए। तो ईरा उसे बताता है कि इनसे ये पूछो कि फॉरेस्ट के आगे क्या है। तो आतो भी अब उन लोगों से कहती है कि मेरे राजा चाहते हैं कि तुम लोग बताओ कि आखिर इस फॉरेस्ट की आगे की जिंदगी यानी कि आगे की दुनिया कैसी है। तो मोल्टार कहते हैं ठीक है, इस दुनिया के बारे में मैंने जितना भी सुना है और देखा है मैं आपको सब बताऊंगा। तो आतो भी कहते हैं ठीक है, जैसे तुम लोग का ये पैक्ट पूरा हो जाएगा इस फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाना। जिस पर दादाजी कहते हैं कि हम लोग को काफी खुशी होगी कि अगर आप हमें ये परमिशन दे दो कि हम लोग इसी फॉरेस्ट में रहें। तो आतो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बाकी साथियों को ना मारे तो आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर जिया गुस्से में आ जाता है, वो कुछ कहने वाला होता है पर तभी मोल्टार उसे रोक लेता है और कहते हैं कि अगर किंग ऐसा चाहते हैं तो हमें ये ओबे करना पड़ेगा। तो अब जिया भी शांत हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर ईरा को थोड़ा बुरा लगने लगता है। वो कहता है कि जो भी मैंने किया क्या वो सही किया? अगर मैंने फॉरेस्ट से निकाल दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, क्या कोई और तरीका नहीं है सिचुएशन को संभालने का? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब वो उन लोगों को रोकता है और अपने मुंह से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे सिटीजन्स बनना चाहोगे? ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तो भी अब ईरा से कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो? तो ईरा कहता है कि मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो डार्क एल्फ होते हैं वो ना ही बुरे होते हैं और ना ही अच्छे होते हैं, पर अगर हम लोग इन्हें अपना सिविलियंस बनाएंगे तो ये हमारे तरह ही बुरे बन जाएंगे। जिस पर आतो कहती है कि आप कह तो सही रहे हो, पर माइनोग्रा के जो असली सिटीजन थे वो तो इन लोगों से काफी अलग थे। उन लोग का नाम होमुंकली था, कहीं वो लोग इनसे लड़ने तो नहीं लग जाएंगे? तो ईरा कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर एक बार याद करो कि होमुंकली दिखते कैसे थे। तुम्हें लगता है कि हम लोग इन लोग के साथ बात भी कर पाएंगे? जिस पर आतो कहती है हाँ, होमुंकली के साथ बात करना काफी मुश्किल है, वो लोग काफी बदसूरत दिखते हैं। तो ईरा कहता है कि हाँ तुम्हें अब समझ आ गया ना, तो इन लोगों को मनाओ कि ये हमारे सिटीजन बने। तो आतो भी कहती है ठीक है। वो अब उन लोगों से कहती है कि मेरे राजा चाहते हैं एक नेशन को यहाँ पर बनाना, वो भी काफी जल्द। अगर तुम लोग उस नेशन के अंदर सिविलियंस बनकर रहोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे राजा तुम्हें सेफ रखेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि हम लोग राजा के सिविलियंस बनकर क्या बन जाएंगे? तो आतो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम लोग को हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। माफ करना, ऐसा मैं कहना चाहती थी पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं कि तुम लोग बुरे पर्सन बन जाओगे। चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम्हें सिटीजन बनना है या फिर नहीं। हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर अगर मेरी बात मानोगे तो तुम लोग को काफी मजा आएगा अगर तुम हमारी साइड रहोगे। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि आतो और ईरा कहीं जा रहे होते हैं। आतो अब कहती है कि उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि वो लोग हमारे सिटीजन बनेंगे। तो ईरा कहता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि वो हमें ज्वाइन करने के बाद बुरे पर्सन बन जाएंगे तो उन्हें सोचने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही ना कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब डार्क एल्फ के कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग उनका बाव करके वेलकम करते हैं। वहीं एक बंदा तो ईरा को देखकर ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर जिया सभी से कहते हैं कि बेवकूफ हो, राजा को इस तरीके से डायरेक्टली मत देखो। इसके बाद अब वहां पर ईरा जाकर अब एक सिंहासन पर बैठ जाता है। तो भी अब उसे बताती है कि सारे डार्क एल्फ यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनसे कहती है कि हम तुम्हें अपने माइनोग्रा के नेशन के सिटीजन बनाते हैं। वहीं पर अब आतो कहती है कि ये लोग तैयार हैं। तो ईरा भी कहते हैं हाँ चलो अब अनाउंस कर देते हैं माइनोग्रा के फाउंडेशन को। ईरा के सामने अब जो सिस्टम मैसेज आता है उसमें वह बोके दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी डार्क एल्फ होते हैं वो अब ऑफिशियली माइनोग्रा के सिटीजन बन गए हैं। तो भी अब उन सभी से कहती है खुश हो जाओ, मेरे किंग तुम लोगों को हमेशा सेफ और खुश रखेंगे। वहीं जिया कहने लगता है कि क्या ये बस इतना ही था? ये लोग कह रहे थे कि हम लोग बुरे बन जाएंगे पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी अचानक से जिया को याद आ जाता है कि किस तरीके से उसके बाकी साथियों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और उन्हीं लोगों के घर से उन्हें निकाल दिया गया था। बाकी सभी लोग के दिमाग में भी अब यही ख्याल आने लगता है और अब वो सभी कहते हैं कि हम लोग उन्हें हेट करते हैं। उन सभी लोग के दिमाग में अब गुस्सा चढ़ जाता है और नफरत भी सभी लोगों के लिए। जिया को इतने दर्द में देखकर ईरा उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। वहीं पर ये देखकर कि ईरा उसकी चिंता कर रहा है, ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वो अब रोने लगता है। वहीं पर अब बाकी सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और अब वो ईरा को चीयर करने लगते हैं। हम अब देखते हैं कि सभी लोग अब ईरा को अपना राजा मान लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर तो ईरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनोग्रा को बने हुए कुछ दिन हो जाते हैं, जहाँ ईरा अब मैप को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो देखकर आतो पूछती है कि आपको क्या हुआ? तो ईरा उसे मैप दिखाता है, जिसे देखकर आतो कहती है कि तो वही मैप है ना कॉन्टिनेंट का जिसे मोल्टार ने हमें दिया है। तो ईरा कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो बच्चे की तरह रोने लगता है और कहता है कि मैप में हमें सबसे ज्यादा बेकार जगह मिली है स्टार्टिंग के लिए। तो वो उसे बताता है कि इस कॉन्टिनेंट पर ऑलरेडी दो बड़े बड़े नेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक किंगडम का नाम है होली किंगडम ऑफ क्वालिया। यहाँ पर ऐसे इंसान रहते हैं जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्फ का है जो कि वर्शिप करते हैं नेचर को। ईरा कहते हैं कि अगर इन लोगों को हमारे इवल नेशन के बारे में पता चल गया तो ये लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अभी तो माइनोग्रा बस शुरू हुई है, इसलिए हमारी मिलिट्री इतनी पावरफुल
पावरफुल नहीं है। ये सुनकर तो आतो भी अब बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है कि बुरी बात तो ये है कि इस लैंड पर कोई भी क्रॉप नहीं है उगाने के लिए, यहाँ पर खाने की बहुत कमी है। जिस पर अब ईरा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर रिसर्च भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। वहीं आतो कहती हाँ माइनोग्रा के जो नॉर्मल वाले सिटीजन थे जो कि होमुंकली थे वो भी स्टूपिड हैं। तो ईरा कहते हाँ अच्छी बात तो ये है कि इस कमी को ठीक करने के लिए हमारे पास अब डार्क एल्फ हैं। तभी आतो को पता चलता है कि डार्क एल्फ फिर से आ रहे हैं इस दुनिया के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जिया और दादाजी फिर से यहाँ पर आ गए हैं, पर इस बार उन लोगों के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम एमले है। जिया आप कहते हैं कि एमले एक काफी समझदार लड़की है, उसे कहानियों के बारे में और बाकी के नेशंस के बारे में काफी कुछ पता है, ये आपके बहुत काम आएगी। ये सुनने के बाद आतो अब उन लोगों से कहती है कि मेरे किंग काफी खुश है तुम लोगों से, तुम लोग को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब वो अब उनसे कहती है कि फ्यूचर के लिए हम लोग को माइनोग्रा की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करनी है। वो अब मोल्टार से कहती है कि तुम्हें फोकस करना है स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने पर। हमने सुना है कि तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो, तो हमारी तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो कहती है ठीक है। जिसके बाद अब आतो जिया से कहती है कि तुम हेड वॉरियर बनोगे और माइनोग्रा की आर्मी को चलाओगे, तुम्हें जिस भी बंदे को अपनी आर्मी में रखना है तुम रख सकते हो। तो जिया भी कहते हैं ठीक है, मैं माइनोग्रा के सभी दुश्मनों को मार दूंगा। जो सुनकर ईरा कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, ये तो काफी डरावना है, मुझे वॉर पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया काफी शौक हो जाता है, वो सोचता है कि एक बुरा राजा को लड़ाई पसंद नहीं है, ये कैसे हो गया। आतो अब उन लोगों से कहती है कि सबसे पहला काम ये है कि तुम लोग पहले रेस्ट करो, जब तुम लोग का रेस्ट पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग घर बनाना शुरू करेंगे तुम लोगों के लिए। जो सुनकर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं, हम लोग अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर आतो भी ईरा से कहती है कि लगता नहीं है कि इन्हें रेस्ट चाहिए, क्या हम इन लोगों से रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए कह दें। तो ईरा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग हमारी लैंड को और भी इम्प्रूव करने का ट्राई करें। इसके बाद आतो अब मोल्टार से कहती है कि क्या यहाँ पर लंबर बनाए जा सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा पेड़ों को वेस्ट करे। लंबर का मतलब तुम लोग लकड़ियां मान सकते हो जिससे कि वो लोग अपना घर बनाएंगे। वहीं मोल्टार ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जिया काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहने लगता है कि ईरा तो एक बुरा राजा है, फिर भी वो फॉरेस्ट को तबाह नहीं करना चाहता है। वहीं ईरा कहता है कि अच्छे से काम करना और भूलना मत वापिस से पेड़ों को लगाना, यानी कि रिफॉरेस्टेशन करना। ये सुनकर वो सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या होता है। आतो और ईरा को पता चलता है कि इन लोगों को रिफॉरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता। ये सुनकर अब ईरा कहने लगता है कि जितना मुझे समझ में आया है कि इस दुनिया की इतनी टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ फोर्ट्रेस ही बन सकती है, बाकी की चीजें तो इन लोगों ने अनलॉक ही नहीं करी है। इसके बाद आतो अब उन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने कभी मिलिट्री मैजिक या फिर एलिमेंट्स के बारे में नहीं सुना क्या? 6 बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं। वहीं अब मोल्टार कहता है कि मुझे 4 मेजर एलिमेंट्स के बारे में तो पता है, क्योंकि मैजिक के अंदर वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। वहीं एमिली अब कहने लगती है कि मैंने कभी भी नहीं सुना है कि कोई दूसरी नेशन मिलिट्री मैजिक का नाम बोल रही हो। जो सुनकर आतो कहती है कि इसका ये मतलब है कि ये दुनिया अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि 6 एलिमेंट्स तक पहुंच गए हों। ये सुनकर मोल्टार कहता है कि क्या मैजिक टेक्नोलॉजी में सही में इतने पीछे हैं? इस पर आतो कहती है कि हाँ, पर बाकी नेशन भी पीछे है, इसका मतलब है कि हमारे पास मौका है उनसे आगे जाने का। वैसे रिफॉरेस्टेशन का ये मतलब होता है कि हम लोग पेड़ को वापस लगाएं, वो भी उन्हें काटने के बाद। इससे हम लोग एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। जिस पर अब एमिली कहती है कि हमें नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी मैजिक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम लोग पेड़ों को वापस से उगा सके। पेड़ों को उगाने में काफी ज्यादा समय लगता है। जिस पर आतो कहती है हाँ, इसलिए हम लोग एलिमेंट्स का यूज करके पेड़ों की ग्रोथ को और तेज करेंगे जिससे कि वो जल्दी उगेंगे। जितना ये मैंने तुम्हें बताया है ये हमारे राजा का आइडिया है, वो सही में काफी समझदार है। ये सुनकर ईरा थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये आइडिया तो मैंने दिया ही नहीं। वहीं पर अब एमिली कहती है कि जो हमें वो एप्पल्स मिले थे क्या उन्हें भी हमारे राजा ने बनाया था? जिस पर आतो कहती है हाँ, मुझे तो पर्सनली ग्रेप्स पसंद है जो कि किंग ने मुझे दिए थे। इस पर अब एमिली भी कहती है कि वो ग्रेप्स सही में काफी टेस्टी थे, उनके अंदर सीड थी तो मैंने उन्हें प्लांट कर दिया और अब वो खिलने भी लगे हैं। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ उनका पूरी तरह से ग्रो होने के लिए। ये सुनकर ईरा और आतो काफी शौक हो जाते हैं। वहीं आतो उससे कहते हैं कि क्या तुमने ग्रेप्स की सीड को सही में प्लांट कर दिया और वो खिलने भी लगे हैं क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, क्या ऐसा नहीं करना था? तभी ईरा सोचता है कि हाँ, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जो खाना मैंने बनाया था दरअसल वो मॉडर्न दुनिया का था, यानी कि मैं अपने मैजिक का यूज करके ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो कि गेम में नहीं थी। ईरा अब वापस अपने मैजिक का यूज करके 1 रुपए का सिक्का बना देता है और अब वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं ये कर सकता हूँ। ईरा अब खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं इस ताकत का यूज करके गन पाउडर, मेटल और तेल भी बना सकता हूँ, पर ऐसा करने के लिए मुझे काफी सारा माना लगेगा। वहीं एमिली अभी भी घबरा रही होती है तो आतो कहती है कि घबरा मत, तुमने काफी अच्छा काम किया। अगले सीन में हम लोग को अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही थी। उसे भी अब पता चल जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि उस जगह पर जहाँ पर ईरा है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी वहाँ पर कार्डिनल आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आए। पर वो बंदा ही बताने लगता है कि नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर हम लोगों ने बारबेरियंस को देखा। वहीं वो लड़की कहती है कि चलो फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इस दुनिया में कुछ न कुछ तो होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हम लोग को सभी एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अब वापिस से पेड़ लगा रहे होते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो के ऊपर हाइप कर देना, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।